नमस्कार, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आज का जो मुद्दा है, आप देख रहे हो कि स्क्रीन में 3 लोग दिख रहे हैं, मेरे साथ 2 लोग और दिख रहे हैं, अमित शुक्ला और देवाशीष पॉल। तो आज हम डिस्कस करना चाहते हैं इंडिया के जो ओलंपिक्स क्रिकेट के अलावा जो स्पोर्ट्स हैं, आखिर हमें उनमें इतना अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी में हम ठीक-ठीक करते हैं, टॉप 10 में रहते हैं मोस्टली, कई बार टॉप 5 में भी रहते हैं। अ, अगर देखा जाए तो मल्टी नेशन कंट्री जो स्पोर्ट्स होते हैं, क्रिकेट उतना ज़्यादा खेला जाना वाला वाला स्पोर्ट नहीं है। बट हम क्यों लैग करते हैं इस तरीके के स्पोर्ट्स में जहाँ पे करीब 50 से ज़्यादा देश बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, वहाँ हम पीछे क्यों हो जाते हैं? इसके कारण क्या है? चाइना जो है जिसकी जीडीपी लोग कहते हैं कि चाइना की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्रिएट कर सकती है। यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जापान जापान का बहुत अच्छा है। तो जीडीपी जो है तो 1980s 85 तक अगर देखा जाए तो लगभग जो है तो एशियन कंट्रीज की आसपास ही थी। चाइना और इंडिया की तो लगभग बराबर थी। जापान की भी बहुत ज़्यादा जीडीपी नहीं थी। यूएस ही था जो आउट एंड आउट बहुत आगे था और ग्रेट ब्रिटेन जो हो गया फ्रांस हो गया, ये सारी कंट्रीज़ बहुत आगे हुआ करते थे। हम हमारा ये बिल्कुल भी मोटिव नहीं है कि जो हमारे एथलीट्स हैं, हम उनके किसी भी टैलेंट को या किसी भी चीज़ को अंडरमाइन करके देखें। हम बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं जिस तरीके से मनु भाकर ने 2 मेडल जीते। पहली इंडियन एथलीट बनी जिन्होंने सिंगल ओलंपिक इवेंट में 2 मेडल जीते हैं। उसके बाद स्वप्निल का जिस तरीके से उन्होंने ब्रॉन्ज जीता, तो 3 मेडल शूटिंग से आए। बिल्कुल, बहुत रिस्पेक्ट है उस बात के लिए और हमारे जितने भी एथलीट्स हैं, उन सबको ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि ये जो मेडल टैली है, जो हम ब्रॉन्ज पे या फिर 4th नंबर, 5th नंबर में कई बार फाइनल्स के लिए भी क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं, उसको प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, वो जानने की कोशिश करेंगे आज इसके बारे में। एक कॉन्टेक्स्ट इसमें जोड़ दूँ जिसमें एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है, लेकिन एलोकेशन ऑफ फंड भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जब मैं अभी एलोकेशन ऑफ फंड देख रहा था, तो सबसे ज़्यादा जो खे क क स्पोर्ट्स फंड है, वो लास्ट ईयर शायद गुजरात को दिया गया है और हरियाणा का जो परसेंटेज है, वो करीब 1 या डेढ़ करोड़ रुपए पर प्लेयर के हिसाब से बैठता है, जितने मेडल विनर्स हैं और गुजरात से तो मेडल विनर्स नहीं है। इस तरीके का जो अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है कि जिससे कि जो हमारे प्लेयर्स हैं, वो जो एक्स फैक्टर मिल सकता है उन फंडिंग से या डाइट से, वो कई बार मिसिंग हो जाता है। तो मैं अब सबसे पहले अमित से जानना चाहूँगा कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, वो पॉलिटिकल लेवल पे बस हैं या फिर कोई और भी इश्यूज़ हैं, जेनेटिक इश्यूज़ हैं या हमारे यहाँ पे वेदर सपोर्ट नहीं करता, व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड इट? धन्यवाद अतुल। ये आई थिंक बहुत गहरा सवाल है और इसमें चार पांच बड़े फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा फैक्टर मेरे हिसाब से है वो कल्चर है। अगर आप देखिए तो हमारे कल्चर में पढ़ाई लिखाई हमेशा से प्राइमरी वो रहा है पेरेंट्स का। तो बचपन से ही स्कूल भी ध्यान नहीं देते, स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करते एज ए क्यूरिकुलम। अब बेहतर हो रही चीज़ें हमारे ज़माने के मुकाबले, लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले, यूएस के मुकाबले और चाइना के मुकाबले वो नहीं है। तो कल्चरली पढ़ाई लिखाई ज़्यादा सेफ और सिक्योर्ड ऑप्शन और बेहतर ऑप्शन माना जाता है। तो एक एक वो बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से खेल को प्राथमिकता नहीं मिलती। दूसरा बहुत बड़ा जो रीज़न है वो जो आपने कहा वो इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, इन सब का भी। पर हमारी अगर आप पर कैपिटा इनकम देखें तो वन ऑफ द लोएस्ट है। जितनी भी इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी की बात करें हम, कहीं हम पढ़ रहे थे कि यूएस के 75 साल लगेंगे हमें यूएस के पर कैपिटा इनकम के 1/3 या 1/4 पहुंचने में। तो ये दर्शाता है कि जब आपके पास पैसे नहीं है, आप पहले ही आपकी जो प्राथमिकता होगी जीवन की वो आप रोटी रोजगार में लगाएंगे, खेल कूद में नहीं लगाएंगे। तीसरा ये है कि अगर देखिए बहुत बड़ी जो इंडिया की पॉपुलेशन, हम 140 करोड़ की बात करते हैं, वो अंडर नरिश्ड है, उनके पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है। कुछ कुछ कास्ट की वजह से सुविधाएं नहीं है, कुछ शहर का एक्सेस नहीं है, गांवों में रहते हैं, हेल्थ केयर की सुविधाएं नहीं है। तो एक बड़ी पॉपुलेशन तो वैसे ही हो गई, तो हम बड़ी छोटी सी पॉपुलेशन है जो एक्चुअली मेडल, जिनके पास सुविधाएं हैं और जो मेडल के लिए compete करते हैं। अगला पॉलिटिकल विल नहीं है। पॉलिटिकल विल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हॉकी, आज देखिए पाकिस्तान में चरमरा चुका है, कोई हॉकी नहीं खेलता है।
लेकिन नवीन पटनायक ने जो ओडिशा में काम किया है, या जो हॉकी को जिस तरीके से प्रमोट किया है, एक बहुत बड़ा रीजन है कि हॉकी फिर से इंडिया में उभरी है। और हालांकि हम वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, लेकिन ओलंपिक में हमने ब्रॉन्ज जीता पिछली बार, और पांचवें छठवें पायदान पे हम रहते हैं। तो पॉलिटिकल विल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, आपने सही कहा, क्योंकि नेचुरल एथलीट नहीं है हम। अफ्रीकन लोगों को, जो अफ्रीकन मूल निवासी हैं, कॉकेशियन पॉपुलेशन जैसे ही हमारा मसल मास नहीं, लीन फैट होता है जनरली इंडियंस का। तो वो भी एक एक रोल प्ले करता है। इसीलिए हम दिमागी मुकाबले जैसे चेस में बहुत अच्छा करते हैं। क्रिकेट जिसमें उतनी फिजिकलिटी नहीं चाहिए होती है, उसमें हम अच्छा करते हैं। तो जेनेटिक्स भी इसमें रोल प्ले करता है। लेकिन क्या जेनेटिक फैक्टर को ओवरकम किया जा सकता है बाकी सब चीजों से, लेकिन ये सिंगल फैक्टर नहीं है, मल्टीपल चीजें हैं। चाहे वो हमारा कल्चर देख लें, चाहे पॉलिटिकल विल देख लें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, एक्सेस टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे जेनेटिक्स देख लीजिए, सबका मिला जुला एक असर है कि हम स्ट्रगल करते हैं ओलंपिक्स देवशीष, इसमें एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन ये है कि इतना मिला जुला कि जैसे हम हमेशा सुनते आए हैं कि मोहन बागान, उसके बाद वेस्ट बंगाल में कई सारे फुटबॉल क्लब हैं, बहुत फेमस क्लब हैं, और पीपल आर क्रेजी अबाउट द फुटबॉल ओवर देयर। और सेम केस नॉर्थ ईस्ट के काफी सारे फुटबॉल के क्लब हैं जो कि बहुत फेमस हैं और बहुत अच्छा करते हैं। अगर उसी तरीके से देखा जाए तो गोवा में भी फुटबॉल सबसे फेमस स्पोर्ट है, केरला में सब बहुत फेमस स्पोर्ट है। मैं यहाँ पे बेसिकली ब्रेकिंग डाउन टू द स्पोर्ट्स नाउ। अगर देखा जाए तो ये जो स्टेट, यही स्टेट्स अगर सिर्फ अपने फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर पे उस तरीके का इन्वेस्टमेंट करते, या फिर इतना बड़ा हमारे पास फुटबॉल कैपिटल इन्हीं सब स्टेट से आता है। अगर एक आंकड़े के तहत इंडिया में दूसरा सबसे फेमस स्पोर्ट अगर कोई है तो वो फुटबॉल है। ठीक है, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप इंडिया में अगर क्रिकेट की बात किसी की होती है तो वो है फुटबॉल। इंटरनेशनल मैचेस की बात कर रहा हूं मैं, क्लब मैचेस की। उसके बाद भी और अगर ये पॉपुलेशन भी देख ली जाए और यहाँ की जीडीपी को भी मिला लिया जाए तो कई सारे यूरोपियन क्लब हैं या अफ्रीकन क्लब हैं जिनकी ओवरऑल जीडीपी या ओवरऑल पॉपुलेशन भी इन सारे स्टेट्स की टोटल पॉपुलेशन मिला के भी नहीं होती है। फिर भी हम फुटबॉल में जो है तो मतलब बड़ी मुश्किल से 91 में पहुंचे थे, अभी फिर से शायद 100 के बाहर हैं। ये मतलब इसके कारण क्या समझ में आते हैं? जैसा तो धन्यवाद अतुल। मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा अमित ने भी पॉइंट आउट किया, इसका कोई एक कारण या एक पॉइंट पे हम इसको नहीं वो कर सकते कि यही एक कारण है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है। मल्टीपल चीजें हैं। अगर आप देखोगे, क्रिकेट दो बीइंग पॉपुलर, बट क्रिकेट आज के डेट में हर एक बच्चा गली गली में खेलता है, छतों के ऊपर, छोटी सी पेवमेंट्स में, स्कूल में, क्लासरूम के अंदर। आपने बचपन में देखा, खुद भी ये महसूस किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एट अ वेरी ग्रास, मतलब एट अ वेरी ड्रिल डाउन लेवल अगर हम देखें, जो एक्सेप्टेंस है क्रिकेट का और जो एक्सेप्टेंस फुटबॉल का है, उसमें बहुत फर्क है ना। फुटबॉल दो, आई वुड से कि ये, अगर हम बोलेंगे कि फुटबॉल अगर पिछले दशक में, इन द लास्ट 10 years, हैव रियली पिक्ड अप इन इंडिया, कंसिडरिंग जिस तरह का व्यूअरशिप बढ़ा है, लोगों को एक्सेस मिला है, गेम लोग फॉलो करने लग गए हैं। बट अभी भी स्पॉन्सरशिप लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, स्कूल कॉलेजेस लेवल पे, या आप कहीं भी देखोगे तो ये अभी भी उस तरह का स्पोर्ट नहीं है। ना ही हमारे पास एक्सपर्टीज है जो हमको उस तरह के लेवल के लिए ट्रेन कर सके, राइट। अगर हम अपने बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ प्लेयर्स को देखते हैं या जो कोचिंग पैटर्न्स को देखते हैं, पिछले 8 7 8 वर्षों से हम एक विदेशी कोच के साथ कर रहे थे, राइट। और उस विदेशी कोच को भी अगर हम देखें तो वो विदेशी कोच एक थर्ड टीयर क्लब का कोच था, व्हेन वी कंपेयर इट टू अब्रॉड नेशंस, राइट। जो साउथ अमेरिकन नेशंस हैं, लैटिन अमेरिकन नेशंस हैं, या जो यूरोपियन नेशंस हैं, वहाँ के ईयर 3। तो हाँ, स्टिमैक, आई थिंक। हाँ, एक और स्टेमेक करके जो है, हाँ। करेक्ट। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि, एंड दिस इज, ये हम बात कर रहे हैं नेशनल लेवल के कोच की, जो नेशनल टीम को कोच कर रहा है। ग्रास रूट लेवल पे तो सुविधाएं हैं ही नहीं, उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप
स्पेसिफिक जो स्टेट्स के आपने नाम लिए, मुझे नहीं लगता कि मैंने उसके अलावा ऐसे स्टेट्स में ऐसे फुटबॉल रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर देखा भी है जहाँ पे एक पॉपुलर इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड हो। एंड वी हैव 29 स्टेट्स एंड मतलब अगर देखा जाए मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं सारे इंडिया के सारे स्टेट्स को छोड़ भी दूं, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में रीवा में आपको बहुत अच्छा है, या फिर जबलपुर में, भोपाल में, इंदौर में बहुत अच्छा फुटबॉल स्टेडियम चाहिए, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। बात सिर्फ इस बारे में है कि जो स्टेट्स में बहुत अच्छा फुटबॉल का फैन फॉलोइंग है बाई हार्ट, मतलब कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे क्रिकेट से ज्यादा फैन फुटबॉल की फैन फॉलोइंग है, बहुत फुटबॉल देखते हैं। मुझे याद, मैंने कोई मूवी देख रहा था जब पहले इंडिया आए थे पहली बार, तो कोलकाता के एयरपोर्ट में मतलब लोग पागल हो गए थे उनको देखने के लिए, ठीक है। तो मैं उस क्रेज की बात कर रहा हूँ कि, और खेलते भी हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर आए, बाईचुंग भूटिया वहां से आए, सुनील छेत्री भी आए, इस तरीके से रॉबिन सिंह है, इस तरह कई सारे प्लेयर हैं जो कि अच्छा करें इंडिया के लिए। अभी जो इंडिया के गोलकीपर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, ही इज वन ऑफ द बहुत अच्छे गोलकीपर हैं। मैं बस बात ही कर रहा हूँ कि अगर उन स्टेट्स में भी हो रहा है तो भी हम कहीं ना कहीं तो लैग कर रहे हैं, तो बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज सब। तो मैं ये कहूँगा कि स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे जहाँ पे इट इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट एज़ वेल, राइट? अगर आप वहाँ पे भी देखोगे मैं सिमिलर कंपैरिज़न बताना चाहूँगा। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन जो है, वो क्रिकेट का एसोसिएशन है जो कि बिहार और बंगाल के स्टेट्स का फंड मैनेज करता है। एसेंशियली झारखंड, बिहार, बंगाल ये 3 स्टेट्स हैं, ओडिशा का टू सम एक्सटेंट बट मेजरली बंगाल का फंड्स बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन मैनेज करता है। और सिमिलरली बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का जो फंड्स है और जिस तरह की स्पॉन्सरशिप है और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज़ 3 to 4 times of AIFF, All Indian Football Federation. So that is the level of difference. ठीक है, जो स्टेट आप बोल रहे हो कि जहाँ पे फुटबॉल का इतना क्रेज है, उस स्टेट का भी क्रिकेट एसोसिएशन हैज 3 to 4 times more money than an all India level football federation, right? स्पॉन्सरशिप्स नहीं है, स्टेट मशीनरी डेफिनिटली कर सकती है और इस चीज से मैं भी एग्री मतलब करता हूँ। आई एग्री इस बात से। मैं इस क्वेश्चन के साथ अमित आपके पास आना चाहूंगा कि मैं मानता हूं कि स्पॉन्सरशिप के इश्यूज हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, बट अगर हम देखें क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट पे, देखते हैं कि जब 1983 वर्ल्ड कप की स्टोरीज कपिल देव और सुनील गावस्कर लोग ये लोग सुनाते हैं, लेजेंड्स ऑफ क्रिकेट, तो बताते हैं कि इनको पर डे का शायद 35 यूरोज इनके कुछ, या ऐसे कुछ 10 या 12 यूरोज इनको मिलते थे पर डे, जिसमें इन्हें लॉन्ड्री और ये सारी चीजें जो सारी मैनेज करनी होती थी। इनफैक्ट कपिल देव का एक बहुत बहुत अच्छा मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि जब हम वर्ल्ड कप जीत गए तो उसके बाद एक पार्टी हुई थी, और उस पार्टी में लोगों ने बहुत खाया पिया था, और हम परेशान थे कि इसका बिल कौन देगा, और वो बिल कोई और दे के चला गया था, और आज तक उन्हें यही पता नहीं कि उस बिल को दिया किसने। तो ये भी एक स्टोरी है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सारे लोग आते हैं जो कि बहुत अलग परिस्थितियों से आते हैं और आकर के अच्छा करते हैं, तो बस मैं माना कि स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो क्या सरकार जो है तो कुछ फंड इंफ्यूज करके कुछ सालों के लिए, 5-10 साल के लिए इंफ्यूज करके, जैसे कि पूरे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,500 करोड़ हमने निकाल दिए इस साल, 2,000 करोड़ निकाल दिए, और इंडिया का बजट जो है इट्स अप्रोक्सीमेटली 48 लाख करोड़, उसमें से 1,000 करोड़ अगर आपने स्पोर्ट्स के लिए निकाल दिए, तो काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इससे खड़ा हो सकता है और काफी स्पोर्ट्समैन आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ये मेरा एक विचार है। मैं इस बारे में जानना चाहूंगा कि इसको आखिर बेहतर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम तो है। हम एक सेकेंड वर्ल्ड कंट्री है, एक तरीके से थर्ड वर्ल्ड तो नहीं कहूंगा, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, तो प्रॉब्लम्स तो होंगी ही। बिल्कुल, दो तीन अलग अलग सवाल हैं आपके। तो आई थिंक पहला कि क्रिकेट में लैक ऑफ फंड्स होने के बावजूद भी हम क्यों जीते। देखो, वन ऑफ आइसोलेटेड इवेंट्स यहाँ भी होते हैं। अभिनव बिंद्रा ने अपने खर्चे पे सारी ट्रेनिंग करके वो शूटिंग में वो मेडल जीता। नीरज ने अगेन काफ़ी खुद से फंड इस्तेमाल किया। अभी स्वप्निल कुसाले जिन्होंने जीता है, वो अपनी सैलरी पे राइफल और उसकी
जो गोलियां होती हैं वो परचेज करते थे। तो आइसोलेटेड इवेंट्स बहुत सारे हैं हमारे यहाँ भी। आई थिंक कोई भी स्पोर्ट्स बड़ा तब बनता है जब उसके पीछे एक सिस्टमेटिक प्लानिंग होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, चार पांच चीजें एक साथ आती हैं। जो गवर्नमेंट की आपने बात की, देखिए आज की डेट में इंडिया में स्पोर्ट्स के नाम पे कोई वोट नहीं देता है। तो गवर्नमेंट या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस पर इन्वेस्ट नहीं करेगी। वो उन्हीं, उनको पता है कि मुद्दे क्या हैं, जो मुद्दे हैं उन्हीं पे वोट मिलते हैं। और वो जब जिस दिन मुद्दा बन जाएगा, जिस दिन जनता डिमांड करेगी कि हमें स्पोर्ट्स खेलना है, वही वहाँ पे कल्चर वाला पार्ट आ जाता है, जो शुरू में मैंने बताया कि कल्चरली ही नहीं माना जाता है स्पोर्ट्स को उतना इम्पोर्टेंट, शौक माना जाता है, पार्ट ऑफ वे ऑफ लाइफ नहीं माना जाता। आपने दूसरा, इसका इसका सुधार क्या है, इसके इसका बहुत सारे चीजें करनी पड़ेंगी। कोई सिल्वर बुलेट नहीं है कि एक हमने चलाया और अभिनव बिंद्रा ने सिल्वर बुलेट चलाया था हम लोग को। आई थिंक कोई सिल्वर या गोल्डन बुलेट नहीं है। हमें चार पांच चीजें करनी पड़ेंगी मुझे लगता है। सबसे पहले तो जैसे अभी आप देखिए कि पिछले तीन चार ओलंपिक्स में कंसिस्टेंटली हम 100 से ज्यादा एथलीट्स भेज रहे हैं। यानी कि ये लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, वो उस पोजीशन में एटलीस्ट आ रहे हैं कि वो मेडल के लिए compete कर सके। ठीक है, मुझे लगता है कि वो नंबर, वो फनल को बड़ा करना पड़ेगा। वो बड़ा करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हर एक स्टेट को एक स्पोर्ट्स अडॉप्ट करना चाहिए, जो भी डोमिनेंट है, जो भी स्ट्रांग है। जैसे ओडिशा ने किया, ओडिशा ने हॉकी को आज काफी प्राथमिकता दी है, वहाँ पे वर्ल्ड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं, और ओडिशा गवर्नमेंट ने काफी अच्छा रोल प्ले किया, एंड आई एम श्योर कर सकते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट काफी काम करती है इस पे, अलग अलग बहुत काम स्पोर्ट्स पे। करती है। अगर हर हर स्टेट एक ऐसा, एक एक स्पोर्ट, तो 30-35 स्पोर्ट्स हो जाएंगे। और हमें ये भी नहीं कि हम एकदम अब हम 100 मीटर की रेस में नोआ लाइल्स को या उसैन बोल्ट पुराने हो गए उनको हरा सकते हैं। उसकी भी जरूरत नहीं। जहाँ पे हम अच्छे हैं, आर्चरी में अच्छे हैं, शूटिंग में अच्छे हैं, जहाँ पे हम एटलीस्ट टॉप 10 में हैं या टॉप 15 में हैं, उनको अगर अडॉप्ट कर ले और उसमें फंड इन्फ्यूज करे, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तीसरा, जैसे कल एक आंकड़ा मैं देख रहा था कि हर 5 एथलीट जो चाइना भेजता है, वो एक उसमें से एक मेडल जीतता है, तो 20% कन्वर्जन है। यूएस का भी ऐसा है। और जो उससे सेकंड टीयर कंट्रीज हैं मेडल पायदान पे, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, उनका कन्वर्जन 10 से 12% रहता है। ठीक है, वो कन्वर्जन भी हमारा बहुत लो है। वो हमारा सिंगल डिजिट में 5% है, कि मतलब अगर 100 एथलीट जाते हैं तो हम 5 मेडल जीतते हैं। वो कन्वर्जन बढ़ाने के लिए मेंटल कंडीशनिंग कोच चाहिए होता है, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर हम जाके चोक करते हैं, तीसरे चौथे पायदान पे रह जाते हैं, इजी शॉट मिस कर देते हैं। इसके पीछे भी रीजन है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग रीजन नहीं है, मेंटल एस्पेक्ट भी रीजन है। मे बी हमारे जेनेटिक्स रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए हमें मेंटल कंडीशनिंग कोच चाहिए कि अगर 117 एथलीट भी जा रहे हैं तो कैसे हम 10 मेडल जीत सकते हैं, 10% का कन्वर्जन कैसे हो सकता है। उसके लिए मुझे लगता है एक मेंटल कंडीशनिंग कोच चाहिए इमीडिएट रिजल्ट के लिए। और आई थिंक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन वही है कि स्कूल में, जैसे चाइना ने किया, कि स्कूल में कंपलसरी है, मैंडेटरी है, स्पोर्ट्स सब्जेक्ट है, जिसमें आपको पास होना होता है, आपको अच्छा करना होता है। उसके लिए आप कहीं भी जॉब्स में जाते हो तो ये देखा जाता है कि कौन से स्पोर्ट्स आप खेलते हो, वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। सिर्फ ये नहीं कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने मार्क्स है। तो बहुत सारी चीज़ें वो जो दूसरे अच्छी कंट्रीज हैं उनका हम कॉपी कर सकते हैं, कोई नए टेम्पलेट बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो सारे तो हैं ही, बट ये दो तीन चीज़ें मुझे लगता है करने की जरूरत एक इस पे मेरा एक और व्यू है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स या कॉलेजेस हैं, या फिर जितने भी जगह पे रिक्वायरमेंट निकलती है, जो पीटी कोच, जो भी क्या बोलते हैं उन्हें हम, पीटीआई, राइट, दैट्स व्हाट वी कॉल देम, राइट। तो जो जितने भी स्पोर्ट्स के टीचर होते हैं, तो वो सारे स्पोर्ट्स टीचर्स का अपॉइंटमेंट जो है, तो एक स्कूल में एक अपॉइंटमेंट होती है, और उनकी कोई जवाबदेही नहीं तय करते हम। एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो लगता है, स्पोर्ट्स टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा, और अगर अपॉइंटमेंट होता है तो उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती है कि अगर उनका उनका स्कूल या कॉलेज जो है तो compete क्यों नहीं कर रहा है, वो टीम नहीं बना रहा है तो क्यों नहीं बना रहे हैं। जैसे कंपलसरी, आपने बिल्कुल सही बात करी, मैं बस ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि गवर्नमेंट स्कूल्स, मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूल से तो ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल को ये रिक्वायरमेंट भेजनी चाहिए कि हर एक स्पोर्ट जो भी है, कम से कम 10 स्पोर्ट की जो टीम है, एटलीस्ट जो है वो ट्रैवल करेगी, वो compete करेगी, ब्लॉक लेवल पे, जिले के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जितने बच्चों का सिलेक्शन होगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो, अगर ये गवर्नमेंट के लेवल पे होने लगा, तो जो 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 क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ रहे हैं ना आज भी, तो अगर वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगे, तो क्या पता कि उसमें से ही कोई छुपा हुआ टैलेंट मिल जाए। नहीं, तुम्हारे पास टैलेंट पूल में हम 140 करोड़ कहने के लिए तो है, लेकिन टैलेंट पूल तो भाई 4-5 करोड़ का ही है।
135 करोड़ तो इस मुख्य धारा में शामिल ही नहीं हो पाते हैं। हो सकता है कि उसमें से कोई हो जो कि उसेन बोल्ट बनने की काबिलियत हो जिसमें, क्यों नहीं हो सकती है, राइट? अगर देखा जाए तो मिल्खा सिंह जो थे, वो वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल एथलीट माने जाते थे, रनर इंडिया के लिए, राइट? 4th पोजीशन में उन्होंने ओलंपिक्स में क्वालीफाई किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज के लिए कि अभी जो गवर्नमेंट ने अभी जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, खेलो इंडिया इनिशिएटिव है और इस तरीके के इनिशिएटिव है, वो जो काफी अभी हमें दिखने लगा। खेलो इंडिया एक प्रोग्राम उन्होंने हर साल इसका प्रॉपर इवेंट रखा जाता है, जैसे वर्ल्ड लेवल पे ओलंपिक्स होता है उसी तरीके से खेलो इंडिया जो है तो इंडिया का ओलंपिक कह सकते हैं उसे, राइट? मल्टी स्पोर्ट इवेंट। तो इस तरीके के कई सारे इवेंट जो हैं, जो इस गवर्नमेंट ने भी अच्छे काम किए हैं, तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा और इसको क्या आप लोगों के हिसाब से क्या कर सकते हैं जिससे कि और इसमें मेडल जीतने की तरफ बढ़ सकें? देवाशीष। अ, मैं शुरू से शुरू करना चाहूँगा। आई थिंक जो आपने एग्ज़ाम्पल दिया कि स्कूल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में हम क्यों नहीं पूछते हैं, एक एक टीचर होता है या 2 टीचर होते हैं, जो फिज़िकल एजुकेशन के लिए अपॉइंटेड होते हैं और उनसे भी हम ये नहीं पूछते कि क्यों नहीं क्वालीफाई हुई टीम, राइट? मेरे ख़्याल से अ, उससे शुरू करना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे जो कल्चर की बात कर रहे थे हम, कल्चरली हम वैसे हैं ही नहीं। ना एज़ पेरेंट्स हम ये तो पूछते हैं बच्चों से कि तुमने एग्ज़ाम में मार्क्स कितने लाए, लेकिन हम कभी ये नहीं पूछते कि तुमने किसी स्पोर्ट इवेंट में पार्टिसिपेट किया। तो दैट कल्चर इज़ नॉट देयर, पहली चीज़, है ना? ये मानता हूँ गवर्नमेंट के स्पोर्ट इनिशिएटिव्स पिछले आई थिंक द पिछले दशक में, इन लास्ट 10 इयर्स काफ़ी अच्छा उसका योगदान रहा है। इनफैक्ट हमारा जो पूल होता था, मुझे याद है 10 आज से 3-4 ओलंपिक्स पहले हम हार्डली 25-30 एथलीट्स भेज पाते थे ओलंपिक्स में, राइट? और अभी वो अ, ओवर द रिसेंट इयर्स आई थिंक एक दशक में एशियन गेम्स में हमारा बहुत देयर हैज़ बीन अ स्टार्क इम्प्रूवमेंट इन एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, जहाँ पे इंडिया ने जीतना शुरू कर दिया है। टॉप 5 में रहते हैं, है ना? इन टर्म्स ऑफ टॉप 5, टॉप 10 में रहते हैं। तो डेफिनिटली गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स का फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी उसमें बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है। सुधार की ज़रूरत इन द सेंस, हम बहुत से, जैसे आप बोलते हो ना कि क्यों नहीं निकल के आ सकता, बिल्कुल निकल के आ सकता है। आपने मेरे ख्याल से मिल्खा सिंह का एग्ज़ाम्पल लिया, मैं अ, अंजू बॉबी जॉर्ज का एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगा। अंजू बॉबी जॉर्ज अ, ने जब खुद कम्पीट किया था, है ना? चौथे नंबर पे वो आई थी। शी वाज़ अ ब्रिलियंट एथलीट, वन ऑफ द बेस्ट इंडिया हैड एवर प्रोड्यूस्ड। लेकिन कोई फंड्स नहीं थे उनके पास ट्रेनिंग के लिए, मेंटल कंडीशनिंग के लिए, एंड शी मिस्ड बाय अ वेरी लिटिल मार्जिन। बट सीमा पुनिया फॉर द सेक, सीमा वो हाँ, बहुत अच्छी एथलीट थी, हाँ, शी डिड वेल हाँ, फॉर इंडिया। हाँ, उसके बाद नीरज तो नीरज के साथ-साथ अभी एक और एथलीट है जिन्होंने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल हुँ, जीता था, आपको याद होगा, हाँ, राइट? जेवलिन में। नाम याद है जी, आपको? जी, श्रीकांत आई थिंक, हाँ? श्रीकांत जी ना, हाँ, हाँ, आई श्रीकांत थिंक। जिन्ना, यस, हाँ, हाँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अंजू बॉबी जॉर्ज, और उन्होंने उस हार के बाद वो नहीं रुकी। शी बिल्ड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इन केरला विद द हेल्प ऑफ केरला गवर्नमेंट। उन्होंने अपनी अकेडमी शुरू करी और आज के डेट में हम लॉन्ग जंप इवेंट में एशियन लेवल पे या कॉमनवेल्थ लेवल पे हमने मेडल्स जीते। वी प्रोड्यूस्ड एथलीट्स हू वर एबल टू डू दैट। हुँ, तो हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीपल हू हैव बीन देयर, राइट? हाँ, अलोंग मोहम्मद विद अनस गवर्नमेंट। याहिया, यू नो दैट नेम, हाँ, राइट? मोहम्मद अनस हाँ, याहिया एंड श्रीकांत रेड्डी, करेक्ट। एंड एंड सो काफ़ी, हाँ, काफ़ी लॉन्ग जंपर्स हमारे निकल के आए उस अकेडमी से जो अंजू बॉबी जॉर्ज ने शुरू करी थी केरला में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक चीज़ नहीं होती। अगर आप देखोगे, कल के ही एक इवेंट की बात करते हैं ओलंपिक्स के, वुमेन्स 100 मीटर सेंट लूसिया की एल्फ्रेड ने जीता, जबकि शाकेरी रिचर्डसन को सब मान रहे थे वर्ल्ड फेवरेट थी। बट मैं इसमें
सेंट लूसिया के जमाइकन, राइट? गवर्नमेंट जमाइकन जो थी, उनकी बात कर रहे हो ना? तो मैं ये बोलना चाहूँगा इसमें सेंट लूसिया के गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है। क्यों? क्योंकि उनके देश में ये इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था। बट 13 साल की उम्र से उन्होंने उसको यूएस भेज दिया था टू गेट ट्रेन्ड इन अ सिमिलर बिकॉज़ दे आइडेंटिफाइड कि ये कर सकते हैं, राइट? एंड दे सेंड देम फॉर अ सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेनिंग इन जमैका एंड इन यूएस टू ट्रेन हर एंड दैट फंड वाज़ अवेलेबल। तो मैं ये बोलता हूँ कि डेफिनिटली इंडिया में भी कर सकते हैं। सही तरह का मार्गदर्शक चाहिए, सही तरह के रिसोर्स चाहिए। म अब अगर हम बात करें तो टेनिस में भी हमने बहुत अच्छा किया है, राइट? बट टेनिस में अभी भी लोगों को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। बैडमिंटन में हमने बहुत अच्छा किया है, बट इट वाज़ द ब्रिलियंस ऑफ पुलेला गोपीचंद टू प्रोड्यूस वर्ल्ड चैंपियंस व्हिच वी आर सीइंग टुडे, है ना? तो कहीं न तो कहीं देखिए, तो इसी बात पे जाता हूँ कि जो जो अभी जैसा हमारा पूल बढ़ता जा रहा है, जिसकी बात अभी अमित ने करी कि हमारा जो पूल बढ़ता जा रहा है, मैं तो इस क्वेश्चन के साथ आपके साथ आना चाहूंगा कि जो हमारा पूल बढ़ता जा रहा है, ये एक बहुत अच्छा साइन भी है कि हो सकता है हम मेडल्स ना जीते, हमारे नंबर ऑफ मेडल विनर्स कम रहे, लेकिन चूंकि ये compete करते जा रहे हैं आगे के उस पे, तो ये लोग भी आगे जा करके इनके स्पोर्ट में, जिसमें ये ओलंपिक में तीसरे या चौथे नंबर पे रहे या फिर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया किसी एथलेटिक्स में, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कि आगे जा करके लोगों को इनकी एकेडमीज में या फिर इंस्पिरेशन बन जाते हैं अपने लोगों के लिए। जैसे जेवलिन में इंडिया अचानक से अच्छा करने लगा है, आप देखोगे पिछले ओलंपिक से अभी आई थिंक वुमेन एथलीट है जिन्होंने सिर्फ गोल्ड मेडल जीता था इसमें, एशियन गेम्स में, राइट? एशियन गेम्स में इंडियन वुमेन ने जो है तो जेवलिन में, उससे पहले हम नहीं सुनते थे कि हम एथलेटिक्स में कुछ भी जीत रहे हैं, राइट? तो एक बहुत बड़ा चेंज आया, मतलब हाउ यू सी दैट? देखिए, मुझे लगता है कि अभी लॉन्ग वे टू गो। वाइल देवाशीष ने कहा कि रिसेंटली हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट बहुत बहुत माइन्यूट है वो। 2002 में हमने 30 मेडल जीते थे कॉमनवेल्थ गेम में, इस बार 28 जीते हैं। तो इतना कुछ डेल्टा नेट आया नहीं है। 1960-70 दशक में हम चौथे पांचवें पायदान में रहते थे एशियन गेम्स में, अभी हम चौथे पांचवें पायदान पे हैं। ओलंपिक्स में हम 70-80 एथलीट्स भेजते थे 2000 अर्ली 2000 में, अभी हम तो बहुत डिफरेंस नहीं आया। डिफरेंस आया है, नो डाउट अबाउट दैट। बट मुझे जो पॉल ने आई थिंक सेकंड पार्ट में अपने कहा, वो बहुत सही बात थी कि ये सिस्टमेटिक नहीं है। कुछ बुलेला गोपीचंद का ब्रिलियंस हो गया, कहीं पे अंजू बॉबी जॉर्ज का ब्रिलियंस हो गया, ये ऐसे लोगों ने, it's more people initiated movement rather than a structured program which is funded by government and then so दो चीजें इसमें मिसिंग है। वो एक तो पीपल, जो हम कल्चरल की बात कर रहे थे कि लोगों में जो वैचारिक चेंज नहीं आया है अभी तक, एंड उसी की वजह से प्रॉब्ली गवर्नमेंट भी उसको इतनी चीज सीरियसली नहीं ले रही है। तो हाँ, यू विल फाइंड पुलेला गोपीचंद, यू विल फाइंड अंजू बॉबी जॉर्ज हु एक्चुअली डू दैट फॉर यू। जैसे अभी जसपाल राणा इतने अच्छे से कोच कर रहे हैं शूटर्स को, समरेश जंग ने बहुत भी अपनी अच्छा। तरफ से काफी, उनको घर गिराने की बात हो रही, फिर भी वो वहाँ लगे रहे मनु भाकर और सरबजोत के साथ। तो ऐसे इंडिविजुअल ब्रिलियंस है जो अपने लेवल पे जो दीवाने हैं स्पोर्ट्स के या पुराने चैंपियंस है वो कर रहे हैं। बट अगेन, जो लोगों का कल्चरल चेंज और पॉलिटिकल विल जब तक नहीं आएगा, तो ये ऐसे आइसोलेटेड इवेंट है। इंक्रीमेंटल हमें दिखेगा कि अभी 7 जीत रहे हैं, 8 जीतने लगेंगे, 9 जीतने लगेंगे, बस 7 से 70 नहीं होगा। सही बात है। तो हमारी तो जो मैं भी पूरी, एक बात हाँ, करना चाहूँगा जो अ, थोड़ा जल्दी तो करें टाइम, तो मैं, हाँ, थोड़ा सो मेरे ख्याल से अमित ने जो भी कहा वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम देखें जस्ट इफ वी जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उन लोग आज से 15 साल 20 साल पहले दे यूज्ड टू डू वंडर्स इन इंडोर गेम्स ओनली, बट वो स्विमिंग में नहीं थे, वो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में नहीं थे, वो दूसरे एथलेटिक इवेंट्स में नहीं होते थे, मोस्टली इंडोर गेम्स में दे यूज्ड टू विन अ लॉट ऑफ मेडल्स, राइट? बट देन उनकी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने शुरू किए, स्कूल लेवल पे, ग्राउंड लेवल से दे स्टार्टेड ट्रेनिंग पीपल। इस साल के ओलंपिक्स में आप देखोगे तो चाइना ने स्विमिंग में कीजिएगा एक देवाशीष, स्टार अभी स्टूडेंट हमारे पास भेजा आज का टाइम खत्म हो है। रहा है, तो इसको अभी ओलंपिक्स के बाद दोबारा भी डिस्कस करेंगे हम।
तो बेसिकली आज इस बात में समझ में आया कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो है हमारे देश में जो कि कर रही है, लेकिन अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट और कल्चरल शिफ्ट अगर हम करते हैं, तो वो एक्स फैक्टर है जिसकी वजह से हम 4th या फाइनल्स में क्वालीफाई नहीं कर पाते, शायद वो जो मिसिंग एज है, वो मिलने लगेगा अगर इसमें हम कल्चरल शिफ्ट करके देते हैं। और आप सभी का धन्यवाद अमित और देवाशीष आज जुड़ने के लिए इस चर्चा के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।